1748 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो चुकी थी। रंगीला जो अपनी रंगीन मिजाजी के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा, दरबार में भी खुल्लम खुल्ला आया करता था, दरबारियों के भी वस्त्र उतरवा दिया करता था। अगर मन हो जाए तो चांदनी चौक की गलियों में ठुमके भी लगा लिया करता था, वहीं फुटपाथ पर भी सो जाया करता था। नादिर शाह ने जब अटैक किया तो 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह आया और करनाल में युद्ध हुआ, और फिर जब वो दिल्ली आया तो बादशाह संगीत सुन रहा था, नृत्य देख रहा था, और लाल किले की चाबियां नादिर शाह को सौंप दी थी। नादिर शाह बड़ा प्रसन्न हुआ उससे, लेकिन दिल्ली में उसने खूब कत्लेआम किया। जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ा और अपनी तलवार को म्यान से निकाला और ये कहा कि जब ये तलवार वापस म्यान में जाएगी तो ही ये खून खराबा रुकना चाहिए। चिनकलिज खान और काजियों को जाना पड़ा, घुटनों के बल चढ़ना पड़ा और ये कहा कि अब सब लोग मर चुके हैं, अगर तू खुदा है तो वापस से उनको जिंदा कर दे और फिर से मार सकता है। मोहम्मद शाह रंगीला का खून नहीं खोला। कुल मिलाकर मोहम्मद शाह रंगीला की डेथ हो चुकी थी 1748 में, और रंगीला के टाइम ही बहुत सारी रियासतें थी जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था, जिसमें भले ही अवध हो, बंगाल हो, भरतपुर हो, कर्नाटक रियासत हो या हैदराबाद रियासत हो, इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अब तक इस मुगल साम्राज्य ने अपने पतन का वो दौर देखा था रंगीला के टाइम तक, जिसमें मुगल बादशाह अलग अलग लोगों की कठपुतली बनते रहे। भले ही सैयद बंधुओं की बात करें जिन्होंने जहांदर शाह को मारा, पीट पीट कर मार दिया, या फर्रुख शेर को मारा, मारने से पहले पगड़ी को फेंक दिया, बाल पकड़कर घसीटा गया और उसके बाद फिर आंखें फोड़ दी गई, और त्रिपोलिया जेल जो अभी गेट है दिल्ली में, वहां पर बंद कर दिया और फिर बाद में मार दिया गया। भले ही रफीउद्दर जाट जो टीबी का मरीज था, 4 महीने में खांस खांस कर मर गया। रफीउद्दौला जिसको पेचिस बीमारी हुई थी, उसकी डेथ हो गई। फिर आगे चलकर रंगीला कुछ टाइम के लिए, लंबे टाइम के लिए रहता है, 1719 से 48, लेकिन अब रंगीला की भी डेथ हो गई। तो रंगीला के जो रंगीन किस्से थे, उन्हें रंगीन किस्सों में एक महिला थी उधम बाई, जिनको कुदसिया बेगम की उपाधि दी गई। उसी उधम बाई का बेटा था अहमद शाह बहादुर। अहमद शाह अब्दाली मत करना, अहमद शाह अब्दाली अलग था जो अफगानिस्तान से आया था हिंदुस्तान पर अटैक करने के लिए। तो अहमद शाह बहादुर अगला मुगल बादशाह बनता है 1748 से और 1754 ईस्वी तक। माता को उपाधि दी कुदसिया बेगम, जो मोहम्मद शाह रंगीला की प्रेमिका थी, एक नृत्यांगना थी। विवाह हो गया बादशाह के साथ में। अहमद शाह बहादुर के समय एक तो महिला की ज्यादा चल रही है, इसके अलावा जावेद नामक एक हिजड़ा था, उसका भी दरबार में हस्तक्षेप था। अब मुगल दरबार में जब एक महिला की चल रही है और एक जावेद नामक हिजड़े की चल रही है, तो ऐसे में बाकी जो दरबारी हैं वो इस चीज को लेकर बड़े गुस्सा थे, और एक व्यक्ति निकल कर आता है जिसका नाम है गाजी उद्दीन खान, या उसी को कहा जाता है इमाद उल मुल्क। इमाद उल मुल्क बादशाह को पकड़ लेता है और अपनी कटार निकालता है, और कटार निकालने के बाद बादशाह की दोनों आंखों को बाहर निकाल देता है, आंखें फोड़ देता है, और आंखें फोड़ने के बाद बादशाह को जेल में डाल दिया जाता है। यानी वो मुगल बादशाह जो कभी सैयद बंधुओं की कठपुतली हुआ करते थे, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला ने तुर्रानी अमीरों की सहायता से, जैसे चिनकलिज खान था उसकी हेल्प से, उन सैयद बंधुओं को सल्टा दिया था। अब सैयद बंधुओं के रूप में एक नया व्यक्ति खड़ा हो चुका था, इमाद उल मुल्क, और इमाद उल मुल्क ने अहमद शाह बहादुर को उसकी आंखें निकालकर, मारा तो नहीं लेकिन जेल में डाल दिया। अब किसका शासन चल रहा है पर्दे के पीछे से? इमाद उल मुल्क का। और बादशाह फिर से कठपुतली शासक है। अगला शासक चेंज किया जाता है और अगला शासक बनाया जाता है आलमगीर सेकंड को, जो 1754 से और 1759 ईस्वी तक अगला मुगल बादशाह रहता है। आलमगीर के द्वारा भी जब इमाद उल मुल्क की बातों को पूरे तरीके से नहीं माना जाता और इमाद उल मुल्क के इशारों पर जब नाचने से मना कर देता है, तो आलमगीर सेकंड को भी इमाद उल मुल्क के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। ध्यान रखना, एक आलमगीर फर्स्ट, जिसको औरंगजेब जो था वो आलमगीर फर्स्ट था 1658 से 1707, तो इसीलिए इसको कहा जाता है आलमगीर सेकंड, क्योंकि ये दूसरा आलमगीर था। अब अगला एक मुगल बादशाह बनता है, और उस मुगल बादशाह के बारे में कहा जाता है कि सल्तनत ए शाह आलम दिल्ली तपालम। ये तो खैर लिखा हुआ है, आपको सारा सब मिल जाएगा एप्लीकेशन में, पीडीएफ नोट्स में,
जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है ध्यान देना। तो अब अगला मुगल बादशाह बनता है अली गौहर। ये अली गौहर, जिसको इतिहास में जाना गया शाह आलम सेकंड। एक शाह आलम फर्स्ट था जो बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बेटा था, वो अलग है। देखो इनके टाइम में बड़े किस्से हुए, लोगों में चर्चा थी कि मुगल साम्राज्य अब खत्म हो गया साहब, अब तो इतनी सी सीमा है कि दिल्ली से चलना शुरू करो कब पालम आ जाता है, इतना सा ही क्षेत्र है बादशाह के पास में। बादशाह को खुद दर दर भटकना पड़ रहा था, इमादुल मुल्क का भी खतरा था। बादशाह की यह स्थिति हो गई थी कि बादशाह को अंग्रेजों से पेंशन लेनी पड़ती थी, सालाना 26 लाख रुपए। दिल्ली जाने की जब हिम्मत नहीं हुई तो एक मराठा सरदार थे महादजी सिंधिया, और महादजी सिंधिया 1772 में शाह आलम सेकंड का हाथ पकड़कर और दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं कि चलो हम देखते हैं तुमको कौन रोकता है। मराठों का जब प्रभाव बढ़ने लगा, अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं आई, तो अंग्रेजों और मराठों के बीच में फिर 3 युद्ध होते हैं। हम ये देखते हैं कि वो युद्ध चलते हैं 1775 से और 82, दूसरा 1803 से और 6, और तीसरा फाइनली 1817-18 जब मराठा संघ को भंग कर दिया गया और मराठा शक्ति जो बढ़ रही थी उस शक्ति को भी समाप्त कर दिया गया। शाह आलम सेकंड से रिलेटेड वैसे तो हम ज्यादा जो बात करेंगे वो जब मैं आपको बंगाल पढ़ाऊंगा तब वहां पर ज्यादा डिटेल से चर्चा करूंगा, लेकिन फिर भी यहां पर शाह आलम सेकंड से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। इसके लिए आपको बंगाल की तरफ चलना पड़ेगा, इधर ध्यान दीजिए। यह है बंगाल। बंगाल का एक नवाब था मीर कासिम। मीर कासिम जो दरअसल शुरू में अंग्रेजों का बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि मीर जाफर को हटाकर ये नवाब बड़ा था, जाफर को हटा दिया, मीर कासिम अगला नवाब बन गया और मीर कासिम ने अंग्रेजों के लिए खजाने खोल दिए, अंग्रेजों को जो चाहिए वो सब दिया। अंग्रेजों को कहा तुमको 3 जिले देता हूं, वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, और क्या चाहिए। मेरा जो व्यापार होता है चूने का, उस चूने के व्यापार में भी तुमको 50% की हिस्सेदारी देता हूं। जो सिलहट का जो क्षेत्र है वहां पर चूने का व्यापार होता था, 50% हिस्सेदारी भी उसमें दे दी। अंग्रेजों की भूख मिट नहीं रही थी। अंग्रेजों ने कहा कि इस समय हम दक्षिण में फ्रांसीसियों के साथ में युद्ध लड़ रहे हैं, वो युद्ध लड़ रहे थे फ्रांसीसियों के साथ में। मीर कासिम ने कहा कि 5 लाख रुपए मेरी तरफ से, ये लो 5 लाख रुपए आपको देता हूं। लेकिन मीर कासिम को यह पता था अंग्रेजों का जो पेट है वो बहुत बड़ा है और ये पेट भर नहीं सकता, तो इसीलिए मीर कासिम उसने अपनी राजधानी को चेंज किया और मुर्शिदाबाद के स्थान पर अपनी राजधानी को बनाया मुंगेर, जो मुंगेर कहां पर आता है, बिहार में आता है। मीर कासिम को पता था अंग्रेजों का मुकाबला करना है तो अपनी सेना को उसी तरीके से प्रशिक्षित करना पड़ेगा, उसी प्रकार से अनुशासित करना पड़ेगा, और अंग्रेजों के पास में जो हथियार हैं उसी प्रकार के हथियारों का कारखाना भी मेरे को लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुर्शिदाबाद पर सीधी अंग्रेजों की नजर रहेगी, उनके पास में है कोलकाता, तो मुंगेर जाया जाए। वहां पर कुछ व्यक्तियों को हायर किया, आर्मेनिया से भी एक व्यक्ति बुलाया गया, मैं डिटेल से बाद में चर्चा करूंगा जब बंगाल पढ़ाऊंगा। उस आर्मेनिया के व्यक्ति को सेना को ट्रेन करने की बात की गई कि आप सेना को ट्रेन करो। इसके अलावा जो बंदूक अंग्रेज यूज में लिया करते थे उस बंदूक के निर्माण का भी यहाँ पर एक कारखाना लगाया गया। इसके अलावा मीर कासिम के जो बहुत सारे सूबेदार थे, कुछ अंदर के लोग थे, उनको अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, तो मीर कासिम ने उन लोगों को सल्टाया। जैसे बिहार का एक डिप्टी सूबेदार था जिसका नाम था राम नारायण। राम नारायण को अंग्रेजों का समर्थन था और नवाब के आदेशों की अवहेलना किया करता था, तो मीर कासिम ने इसको सल्टा दिया। अंग्रेजों को इस बात से बड़ी दिक्कत होने लगी। इसके अलावा मीर कासिम ने यह कहा कि भैया आपके पास में एक लाइसेंस है जिसको दस्तक कहा जाता है। दस्तक का मतलब यह है कि अंग्रेजों का यहाँ कोई टैक्स तो लगता नहीं था, उनका जितना भी सामान ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता था उनके पास में कागज होता था जिसको दस्तक कहा गया। जब वो कागज दिखाते थे तो उन पर वो टैक्स नहीं लगता था। ध्यान करो, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि एक मुगल बादशाह था फर्रुख शेर, फर्रुख शेर के द्वारा अंग्रेजों को काफी रियायतें दी गई थी, जिसमें फर्रुख शेर जब बीमार होता है उसके फोड़ा हो जाता है, उस फोड़े का इलाज अंग्रेजों के द्वारा किया जाता है। एक तो अंग्रेज प्रतिनिधि जाता है जॉन शर्मन, इसके अलावा एक अंग्रेज डॉक्टर जाता है विलियम हैमिल्टन, और इनकी अंग्रेजी को फारसी में ट्रांसलेट करने के लिए एक व्यक्ति जाता है ख्वाजा सेहुर्द। तो यहाँ पर फर्रुख शेर इनसे खुश होता है और इनको कुछ रियायतें दे देता है कि 3,000 रुपए देने आपको साल के, और वहां पर बंगाल में आप ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। 10,000 रुपए देने आपको और सूरत बंदरगाह में आप ट्रेड करो, इसके अलावा कुछ पैसा नहीं देना है। इसके अलावा बॉम्बे टकसाल के आपके सिक्के चलेंगे, और इसके अतिरिक्त कलकत्ता के आसपास आप लोग जमीन खरीद सकते हो। तो अंग्रेजों को जो रियायतें मिली हुई थी उस रियायतों का गलत उपयोग, मतलब दुरुपयोग किया जा रहा था।
अंग्रेज खुद का सामान तो बेचते ही बेचते थे, इसके अलावा खुद का निजी व्यापार भी करने लग गए थे, क्योंकि टैक्स लगता नहीं था उस दस्तक के कारण। और इसके अलावा जो स्थानीय व्यापारी थे, अगर वो अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे तो उन पर टैक्स लगता था। तो स्थानीय व्यापारियों से भी ये कहते हैं कि एक काम करो, हमारे पास में दस्तक है, बादशाह को तुम 100 रुपए दोगे, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि बादशाह को 100 रुपए दोगे, बजाय इसके हमको आधा हमको दे देना, हम तुम्हारा सामान फ्री में ले जाएंगे। तो ये दस्तक का दुरुपयोग हो रहा था। तो मीर कासिम के द्वारा इंटरनल जितने भी टैक्स थे उन सारे टैक्स को हटा दिया गया। तो अंग्रेजों के लिए बड़ी दिक्कत थी कि नवाब के द्वारा, मैं सॉरी बादशाह तो नहीं बोल गया, नवाब है ना, बादशाह नहीं था, बादशाह तो वो थे, नवाब का टाइटल रखते थे। तो अंग्रेजों को दिक्कत ये थी कि नवाब के द्वारा सबसे पहले तो राजधानी को चेंज कर दिया गया है, दूसरा वहां पर अपनी सेना को हमारी तरह ही प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहां पर मुंगेर में जो यूरोपियंस जो हथियार हैं उसी प्रकार का एक कारखाना लगाया गया। इसके अलावा हम जो दस्तक से फायदा कमा रहे थे उसको भी बंद कर दिया गया, क्योंकि इंटरनल जितने भी टैक्स वगैरह लगते थे उन सारे टैक्सेस को हटा दिया गया। और दूसरा हमारा जो आदमी था राम नारायण बिहार वाला जो है, उसको भी मार दिया गया। और फिर कुछ अंग्रेज यहाँ पर भेजे गए थे, उन अंग्रेजों को भी बंदी बना लिया गया। और बाद में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में कुछ युद्ध होते हैं, जिसमें करवा, गिरिया, उदानोला और सूती ये लड़ाई होती है। और इन लड़ाइयों में मीर कासिम पराजित होता है। पराजित होने के बाद कुछ अंग्रेजों को बंदी बनाया हुआ था, उन अंग्रेजों को पटना में मरवा देता है। आप सोच रहे होंगे सर विषय तो शाह आलम सेकंड चल रहा था, आप ये कहां पर पहुंच गए? सही जगह पहुंचा। मीर कासिम जब यहां पराजित हो जाता है करवा, गिरिया, उदानोला और सूती की लड़ाई में, तो उसके बाद मीर कासिम भागता है। और भागने के बाद ये त्रिगुट बनाते हैं। त्रिगुट में शाह आलम सेकंड को वापस से चीज कनेक्ट हो जाएंगी कि एक तो दिल्ली के बादशाह, मतलब जो मुगल बादशाह जो है, उसको शाह आलम को मिलाया जाता है कि शाह आलम सेकंड क्या हालचाल है? बोले हालचाल खराब है, भटकना पड़ रहा है इधर उधर, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम का बादशाह हूँ, सिर्फ टाइटल टाइटल और कुछ भी नहीं रह गया। फिर इसके अलावा अवधवाड़े के पास में जाते हैं। अवधवाड़ा जो है वो सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला से मीर कासिम में कहता है कि मेरी हेल्प करो अंग्रेजों के खिलाफ। बोले ना, आपके पुराने जो नवाब थे पहले वाले अलीवर्दी, उसने ये कहा था कि यूरोपियन जो है ये मधुमक्खी के समान है, अगर नहीं छेड़ोगे तो मीठा मीठा शहद देंगी, छेड़ोगे तो आपको काट काट के सुझा देंगी। मैं क्यों? बोले मेरा भाई नहीं है क्या? कुछ बातें करी होंगी, बोले अपन जीतेंगे, ये होगा वो होगा। बोले ठीक है। तो ये एक गुट बनाया, तीनों इकट्ठे हो गए, 50,000 की फौज इकट्ठी हो गई। सामने अंग्रेज थे, अंग्रेजों का एक सेनापति था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो के पास मात्र 7,000 की फौज थी। इस 7,000 की फौज ने इनको पटक पटक के धोया। तो बीच रास्ते में क्या हुआ, मीर कासिम तो भाग गया जंगलों में। बोले भागो, मतलब युद्ध के बीच में ये तो भाग गया। युद्ध के बीच में ही जब लगा साहब पराजित हो जाएंगे, तो शाह आलम सेकंड जो है ये अंग्रेजों के कैंप में आ गया। बोले आपकी तरफ हूं, मैं तो हाथ खड़े करके आया हूं, सरेंडर करने के लिए आया हूं आपके पास में। बेचारा फंस गया ये सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला से पूछा अंग्रेजों ने, तू क्यों आया था लड़ने के लिए? बोले वो आया था, उसने पता नहीं चिकनी चुपड़ी बातें करी, मैंने मना भी किया था, उसने कहा देख अपना धर्म भी सेम है, तू मेरा भाई नहीं है क्या, ये करेंगे फिर लड़ेंगे। बोले मती मारी गई थी अब तो, लेकिन अब तो लड़ लिया, अब तो हो गए पराजित, कोई बात नहीं। मतलब समझने की बात यह है कि शाह आलम सेकंड की हम बात कर रहे थे। शाह आलम सेकंड वो मुगल बादशाह है जिसने इस युद्ध में भाग लिया था। ये युद्ध कहलाता है बक्सर का युद्ध, जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को लड़ा गया था। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह, बंगाल के नवाब मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला की जो संयुक्त सेना थी, बहुत बड़ी फौज थी, उसको पराजित कर दिया था, मात्र इनकी तुलना में बहुत छोटी फौज ने। बादशाह को यहां पर कुछ दिया गया, कुछ लिया गया। अंग्रेजों के पास में एक ही झटके में इतना बड़ा क्षेत्र आ गया, पूरा बंगाल। बंगाल का मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये सारा ये बंगाल में काउंट होता था। आज का बांग्लादेश ये सारा बंगाल में काउंट होता था। अवध वाला नवाब हार गया, उनके सामने सरेंडर करके हाथ ऊंचा करके खड़ा है, ये पूरा क्षेत्र आ गया। दिल्ली का जो मुगल बादशाह है वो उनके कैंप में आ चुका। तो अंग्रेजों के पास एक ही झटके में इतना बड़ा क्षेत्र आ गया। अंग्रेजों को ये समझ में नहीं आया कि इसका आखिर करना क्या है। तो एक व्यक्ति को अपने पास में बुलाते हैं और वो व्यक्ति है रॉबर्ट क्लाइव। देखो अब योग्यता की क्या वैल्यू होती है, कि वो रॉबर्ट क्लाइव जो पहले इनका गवर्नर रहा था, जिसको वापस भेज दिया था, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव को फिर से बुलाया जाता है। और रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है, यह है रॉबर्ट क्लाइव, कि आप आओ और आप देखो अब क्या करना है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, अवध, ये सारा क्षेत्र हमारे अधिकार में आ गया। रॉबर्ट क्लाइव वापस आता है 1764-65 में और दो संधियां करता है। इलाहाबाद की संधि कहलाती है। एक संधि करता है 12 अगस्त 1765 को और दूसरी करता है 16 अगस्त 1765 को। पहली संधि ये बैठ के करता है किसके साथ में? शाह आलम सेकंड के साथ में। शाह आलम सेकंड से कहता है क्यों आया था लड़ने के लिए? बोले साहब अब तो आ गया, अब हो लिया जो हो लिया, आप तो सीधे संधि की बात करो। बोले बात ये है क्या कर रहा है आजकल? कुछ नहीं।
बेरोजगार हूं। बोले बादशाह है ना तू तो, अब ज्यादा पूछोगे तो रोना आ जाएगा। बादशाह तो हूं लेकिन नाम मात्र का ही टाइटल है। सल्तनत शाह आलम दिल्ली तपालम। इसने कहा समझ गया मैं, इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना, भटकना पड़ रहा है। हाँ, कहाँ रहता है, कोई ठोर ठिकाना नहीं है। ठीक है, एक काम कर, तेरे को एक तो इलाहाबाद दे देते हैं, एक इसके अलावा कड़ा, ये दो हिस्से तेरे को दे देते हैं, इलाहाबाद और कड़ा। इसके अलावा सालाना 26 लाख रुपए की पेंशन दे देंगे, शांति से बैठा रहना। और बंगाल, बिहार और ओडिशा के दीवानी राइट हमको दे देना। दीवानी राइट का मतलब कि वहां जितना भी रेवेन्यू आता है उस सारे रेवेन्यू का कलेक्शन हम करेंगे। तो उसने, शाह आलम सेकंड ने पूछा मेरे माथे पे मूर्ख लिखा हुआ है क्या? बोले नहीं, लिखा हुआ तो नहीं है। तो मैं दिख रहा हूं क्या मूर्ख? अब क्या कहना चाह रहे हो ये बताओ। बोले आप ये कह रहे हो इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र आप मेरे को दे दोगे? ये इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र मेरे पास है ही नहीं, ये तो अवध का जो नवाब है सुजाउद्दौला उसके पास में है, आप कैसे दे दोगे? बोले तेरे को चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ले लेना तू, सालाना 26 लाख की पेंशन ले लेना। ठीक है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बोले साहब चलो ठीक है, ये पेंशन भी समझ में आ गई और ये इलाहाबाद और कड़ा भी चलो आप जैसे तैसे दे दोगे, मान लिया। पर ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है, ये अब रेवेन्यू कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं है, मैं सिर्फ टाइटल है मेरे पास बादशाह का, मैं कैसे आपको कोई अधिकार दे दूं? अरे बोले भैया तू बादशाह है, तेरे को ये पता है तेरे पास में कुछ कोई लेना देना नहीं है, जनता को तो अभी भी ये लगता है कि मुगल बादशाह है तू। हम वहां पर जाएंगे रेवेन्यू का कलेक्शन करने के लिए, जनता हमसे पूछेगी कि आप कौन, तो हम ये कहेंगे कि बादशाह ने हमको अधिकार दिया है यहाँ से रेवेन्यू कलेक्शन का, तो तेरे नाम पर हम वहां कलेक्शन करेंगे। ओके ठीक है। इलाहाबाद की पहली संधि अंग्रेजों शाह आलम सेकंड के बीच में, इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र अभी नहीं है अंग्रेजों के पास में, पर दिमाग देखो और कॉन्फिडेंस देखो। उसको कहा ये तू ले लेना, 26 लाख सालाना पेंशन ले लेना और ये दीवानी राइट हमको दे देना, वहां से रेवेन्यू का कलेक्शन करेंगे हम। फिर बुलाया जाता है सुजाउद्दौला को। देखो आपको सुजाउद्दौला दिखाऊं, सुजाउद्दौला कहां पर गया, सुजाउद्दौला कहां पर गया, ये रहना, देखो एक इमेज में तीनों, ये सुजाउद्दौला अवध वाला, ये मीर कासिम बंगाल वाला, ये शाह आलम सेकंड दिल्ली वाला। सुजाउद्दौला को कहा जाता है कि सारा सब तेरे कारण हुआ है। बोले नहीं नहीं मेरे कारण नहीं हो, तो मीर कासिम आया था। बोले चुप, क्यों आया लड़ने के लिए? अच्छा चलो ठीक है, मेरे कारण हुआ है। बोले अब संधि कर हमारे साथ में, इसके साथ में संधि की 16 अगस्त 1765। और ये इलाहाबाद की कौन सी दूसरी संधि, इसको कहा कि एक तो ये तेरा इलाहाबाद और जो कड़ा है ना वो हमको दे दे। देखो अब दिमाग और कॉन्फिडेंस देखो, पहले संधि कर ली शाह आलम सेकंड से, उसको बोल दिया इलाहाबाद और कड़ा तू रख, जबकि था ही नहीं अंग्रेजों के पास में। अब 4 दिन बाद इससे संधि कर रहे हैं, इलाहाबाद और कड़ा लिया और उसको पकड़ा दिया। फिर ये कहा कि हम व्यापार कर रहे थे, तेरे कारण, इस युद्ध के कारण हमको नुकसान हुआ, युद्ध हर्जाना दे, 50 लाख रुपए दे। शाह आलम को कितने देने थे? 26 लाख रुपए, 50 लाख इससे लिए, 26 लाख पकड़ा दिए उसको उधर। फिर इसका जो राज्य था ये अवध, अवध को बना दिया बफर स्टेट। बफर स्टेट, तू अब कोई सेना वेना कुछ नहीं रखेगा, ये जो अवध है इस अवध को बना दिया बफर स्टेट। बोले अब तेरे पास में यहाँ कोई सेना नहीं रहेगी, तेरा रक्षा की गारंटी हमारी। अब जहां वो रक्षा की गारंटी की बात करते हैं वहीं काम खराब हो जाता है। बोले आज से तेरे पे कोई भी अटैक करेगा तो हम तेरी रक्षा करेंगे, तेरी खुद की कोई सेना नहीं होगी। तो उन्होंने अब इसको क्या बना दिया, ये बफर स्टेट। तो अंग्रेजों ने कैसे, देखो इस संधि के द्वारा खुद का उनका जो एरिया था जहां पर वो व्यापार कर रहे थे, उस हिस्से को युद्ध क्षेत्र से अलग कर दिया कि साहब लड़ाई भी हो तो अपने हिस्से में नहीं होनी चाहिए, उससे व्यापार प्रभावित होता है, तो अपन क्या करेंगे, लड़ाई भी किसी दूसरे के घर में जाकर करेंगे। तो इसी को कहा जाता है घेरे की नीति। देखो चारों तरफ एक सुरक्षित घेरा बना दिया ना, खुद के एरिया के बाहर चारों तरफ, तो इसको घेरे की नीति कहा गया। इस संधि में घेरे की नीति की एक झलक देखने को मिलती है, जो आगे चलकर एक इनका गवर्नर बनेगा हेस्टिंग्स। हेस्टिंग्स ने इसको बहुत बड़े तौर पर लागू किया था घेरे की नीति को। हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड की। तो शाह आलम सेकंड, मूल नाम अली गौहर, सल्तनत शाह आलम दिल्ली तपालम। 1772 में महादजी सिंधिया जो है, अब खैर समझना बात को, बक्सर के युद्ध में भाग लेता है शाह आलम सेकंड। बाद में इलाहाबाद में रहना पड़ रहा था, अंग्रेजों से पेंशन लेनी पड़ रही थी। मराठों ने पूछा, बोले कहाँ रह रहे हो? बोले इलाहाबाद में। बोले क्यों, दिल्ली नहीं? बोले नहीं दिल्ली नहीं, अंग्रेज बैठे हैं, उन्होंने मना कर रखा है। तो महादजी सिंधिया, इस समय जो पेशवा थे वो माधव राव थे, महादजी सिंधिया जाते हैं और 1772 में आंगड़ी पकड़ के ले जाते हैं, दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं। अब जब ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए तो पेंशन बंद, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने फिर बाद में पेंशन चालू कर दी थी। हालांकि 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, अधिकार करने के बाद फिर पेंशन चालू कर दी थी, बीच में कुछ खटपट सी हो गई थी। चलो आगे बढ़ो, बाकी और डिटेल से हम बात कर लेंगे जब मैं बंगाल वाला आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। अब आगे आ जाओ। तो शाह आलम तो कब तक शासक रहा? 1759 से 1806 तक।
अब अगला शासक बनता है 1806 से और 1837 तक। ये कौन? अकबर सेकंड। एक तो पहले हो चुके थे वो अकबर शाह सेकंड, और ये है वो अकबर फर्स्ट जो पहले था, और ये अब दूसरा है तो ये अकबर शाह सेकंड। अब मुगल बादशाह कहां रह रहा है? लाल किले में रह रहा है। अंग्रेजों से पेंशन पर निर्भर है। अब पेंशन जो मिले उस पेंशन में अपना सारा खर्चा करना है, उसी में बनियान तौलिया कपड़े सब खरीदना है, उसी में अपने जो लोग वगैरह रखे हैं उनको तनख्वाह भी उसी में से देनी है। अब पेंशन इतनी कि उसमें खर्चा पानी निकले ही नहीं। एक दिन ये व्यक्ति जाकर बैठे हुए थे, इनका नाम है राम मोहन राय, लेकिन इनको एक उपाधि दी गई थी राजा की, तो हम बोलते हैं राजा राम मोहन राय। वो राजा की उपाधि जो है इन्होंने ही दी थी। क्यों दी थी? बात हुई इनकी। राजा राम मोहन राय ने पूछ लिया क्या चल रहा है आजकल, कैसे हालचाल है? बोले मत पूछो, ज्यादा पूछोगे रोवनी आ जाएगी, खर्चा नहीं निकल रहा है, इतनी पेंशन होती है मेरा ही खर्चा नहीं निकलता, बच्चों और पत्नियों का कैसे निकालूं, ये जो स्टाफ है इनका खर्चा कैसे निकालूं? बोले पेंशन बढ़वा लो। बोले ये ईस्ट इंडिया कंपनी वाले यहाँ तो बढ़ाएंगे नहीं कुछ भी। बोले तो इंग्लैंड में बात कर लेते हैं, वो पेंशन आपकी बढ़ा देंगे, वहां महारानी से जाके बात कर लेते हैं। बोले अब कौन जाके बात करे, किसको अंग्रेजी आती है, कौन उनको जाके समझाए? राजा राम मोहन राय ने कहा देखो गौर से इधर उधर देखो, शायद कोई आदमी मिल जाए। बोले कौन है, किसको समझाएं, किसको बोले? देखो फिर देखो गौर से। तो इनकी नजर पड़ी। बोले हाँ यार आप अंग्रेजी अच्छी बोलते हो, आप ही जाके बात कर लो, आप ही समझा लो। बोला मैं ऐसे जाके मिलूंगा तो रानी मेरे को अपॉइंटमेंट ही नहीं दे, बात ही नहीं करे। बोले कोई बात नहीं, आप मेरे प्रतिनिधि के तौर पर चले जाओ। अब आप देखो खुद जो ये है अंग्रेजों का पेंशनर है यहाँ बादशाह, वो एक टाइटल दे रहा है इनको राजा की कि आप मेरे प्रतिनिधि के तौर पर चले जाओ और मैं आपको राजा का टाइटल देता हूँ, राजा राम मोहन राय, आप जाओ वहां मिलो और मेरा बात चलाओ। ये वहां पर गए लेकिन शायद मिल नहीं पाए थे, घूमने उमने के लिए चले गए अपने दोस्तों के साथ में। और 1833 में ब्रिस्टल में ही जाके इनकी डेथ हो गई, एक जगह ब्रिस्टल, वहां पर इनकी डेथ हो जाती है। अब ये इंतजार में बैठे रहे दूरबीन लगा के कब आएंगे राजा राम मोहन राय, कब पेंशन लाएंगे, कब आएंगे, कब पेंशन बढ़ाने की बात, लेकिन नहीं हुआ मामला। अब देखो ये मुगल बादशाह हैं जिनके टाइम में 1835 के लगभग जो मुगल सिक्के चला करते थे ना, तो अंग्रेजों के द्वारा उन सिक्कों को भी बंद कर दिया गया। तो इनसे रिलेटेड दो इफेक्ट ध्यान रखना, एक तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, और दूसरा बादशाहों के जो सिक्के चलते थे वो सिक्के भी अब बंद हो गए। अब फाइनल और लास्ट मुगल बादशाह ये कौन? बहादुर शाह। जफर के नाम से कविताएं लिखते थे तो इसीलिए बहादुर शाह जफर। कई जने होते हैं ना कविता लिखने के शौकीन, और कविता जब लिखते हैं तो नीचे अपना नाम लिख देते हैं, दीवाना, मस्ताना, अनजाना जो भी है, तो ये जफर लिखा करते थे तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं बहादुर शाह जफर। ये अगले और लास्ट सुल्तान रहे 1837 से और 1857 ईस्वी तक। 1857 की क्रांति इनके टाइम ही होती है। एक आप ये इमेज देख रहे हो, क्रांति का कोई दृश्य था, और ये जाकर हुमायूं के मकबरे में छिप जाते हैं। अंग्रेज अधिकारी आते हैं और हडसन ने पकड़ लिया, पकड़ने के बाद खींचा, इनके परिवार के पोते होते थे उनको गोली मार दी। ये इनकी बेगम है जीनत महल, ये कह रही है साहब मत मारो मत मारो, और पकड़कर बादशाह को 1862 में रंगून भेज दिया जाता है। वही रंगून में रहते हुए 1862 में बादशाह की डेथ हो जाती है। और ये कहा जाता है बड़ा बदनसीब बादशाह है जिसे अपने मुल्क में दफन होने के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। तो ये बहादुर शाह जफर, आप नेट पे और भी सर्च करना। मतलब बादशाह इनके टाइम में 1857 की क्रांति हुई थी, और जब 1857 की क्रांति आप पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जब मेरठ छावनी में वहां के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजाया और वो एक नेतृत्व को ढूंढ रहे थे कि साहब हमारा नेतृत्व कौन करे, और वो सैनिक जब यहाँ पर पहुंचे तो बादशाह से कहा कि अब आज से आप हमारे नेता। इन्होंने कहा क्या नेता, मतलब किस चीज का नेता? बोले हम ये कर रहे हैं, मेरठ छावनी में हमने ये कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ हमने बिगुल फूंक दिया है, और अब पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ हम क्रांति करेंगे, वापस से पहले जो मुगल बादशाह हुआ करते थे वापस से मुगल बादशाह की हम सत्ता लेकर आएंगे। इन्होंने कहा मैं लाल किले में रह रहा हूँ, अंग्रेज मेरे को पेंशन दे रहे हैं, नेता बनने के चक्कर में मेरी पेंशन और चली जाएगी। सैनिक खड़े हुए थे और सैनिकों ने दबाव डाला, बंदूक बंदूक लेके बोले नहीं आपको ये नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। इन्होंने कहा अंदर बेगम से पूछ लेता हूँ। बेगम से कहा कि बेगम ऐसी ऐसी बात है, कोई आए हैं और वो कह रहे हैं साहब अंग्रेजों को भगाना है और आपको फिर से मुगल बादशाह बनाएंगे भारत का, मतलब बादशाह तो है, टाइटल तो है ही, आपको पहले वाला वो जो प्रतिष्ठा होती थी वो दिलाएंगे। और बेगम के मन में विचार आए कि साहब ये पहले वाला दौर आएगा, मैं फिर से वही झरोखों में बैठूंगी, वो तो बेगम ने कहा कि नहीं आप तो स्वीकार करो। तो इनकी जो बेगम थी ना जीनत महल ने ही इनको प्रेरित किया कि आप 1857 की क्रांति में इन क्रांतिकारियों का नेतृत्व करो। लेकिन खैर वो क्रांति के टॉपिक में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया था, परिवार के लोगों को गोली मार दिया और इनको कहाँ भेज दिया था? रंगून भेज दिया था। तो ये अंतिम मुगल बादशाह हैं जो कौन से 17वें नंबर के थे ना भाई, कौन सा? एक तो सबसे पहले बाबर,
फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर बहादुर शाह या शाह आलम फर्स्ट, जिसको बहादुर शाह फर्स्ट बोलते हैं, फिर जहादर शाह, फिर फर्रुख शियर, फिर रफीउद्दरजात, रफीउद्दौला, फिर मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला के बाद अहमद शाह बहादुर, फिर आलमगीर सेकंड, उसके बाद शाह आलम सेकंड, और उसके बाद अकबर शाह सेकंड, और लास्ट में बहादुर शाह सेकंड। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये अंतिम बादशाह था, 17वें नंबर का बादशाह था। तो चलिए भैया, ये होता है हमारा उत्तरकालीन मुगल कंप्लीट। थैंक यू, जय हिंद।